वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड एकेडमी। आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो भी प्रश्न आज मैं आपको कराने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर के जो प्रश्न हैं वही मैं करा रही हूँ और प्रीवियस ईयर कितना मायने रखता है ये सभी आपको पता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। ऑप्शन ए है पृथक्करण, ऑप्शन बी है अनुप्रयोग करना, ऑप्शन सी है तुलना करना या फिर ऑप्शन डी है अन्वेषण करना। बात हो रही है अवबोध स्तर की। ठीक है, आपने शिक्षण के स्तर पढ़े ही होंगे। 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है स्मृति स्तर। ठीक है, पहला होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है बोध स्तर। ठीक है, और थर्ड होता है आपका चिंतन स्तर। और यहाँ जो बात हो रही है वो सेकंड वाले की हो रही है, अवबोध स्तर की। ठीक है, यानी कि अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है वो आपको बताना है। सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि यह आंसर क्यों हुआ है। इसका कारण जानिए। ऑप्शन डी सही है, अन्वेषण करना। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि यही ऑप्शन ठीक है। देखिए, ध्यान से सुनिए, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, प्रश्नों का उत्तर देना ज़रूरी नहीं है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानना वो ज़्यादा ज़रूरी है। आंसर टिक करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आंसर क्यों यही टिक हुआ है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शिक्षण के स्तरों की, मैंने आपको बताया 3 स्तर। कौन कौन से? सबसे पहला स्मृति स्तर, दूसरा बोध स्तर और तीसरा चिंतन स्तर। इसमें यह भी आ सकता है कि स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन है, तो वो है हर्बर्ट। ठीक है, यहाँ देखिए, बोध स्तर के हेनरी सी मॉरिसन और चिंतन स्तर के हंटर। नाम याद नहीं रहते, कोई बात नहीं, स्तर याद रखिए। और स्तर के बाद मैं आपको नाम याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, वो आपको याद हो ही जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्तर की बात करते हैं। पहला स्तर है हर्बर्ट ने दिया है स्मृति स्तर। उसमें 5 चरण है, तैयारी करना, प्रस्तुतिकरण करना, स्पष्टीकरण या तुलना करना, चौथा है सामान्यीकरण और लास्ट है आपका प्रयोग करना। आपसे क्या पूछा था? बोध स्तर में शामिल कौन सा है? ठीक है, शामिल है, तो शामिल वाला आपको बताना है। बोध स्तर दूसरा वाला है। ठीक है, किसने दिया? हेनरी सी मॉरिसन ने। किसने दिया? हेनरी सी मॉरिसन। ठीक है, कितने चरण? 5। अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इतने सारे चरण हैं, कैसे याद रखेंगे? याद आपको हो जाएंगे, आप रेगुलर क्लास लीजिए, आपको पक्का, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अन्वेषण। देखिए, सबसे पहले नंबर पर ही दिया है कि बोध स्तर में शामिल है। हमने अन्वेषण टिक किया था ना, और वही हमारा क्या है? आंसर है। यहाँ देखिए, बिल्कुल सही टिक किया है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यहाँ से निकला है। दूसरा है प्रस्तुतिकरण। ये भी पूछ सकते हैं कि शिक्षण के स्तरों में कौन सा एक चरण है जो दोनों स्तरों में कॉमन है, तो कौन सा है? प्रस्तुतिकरण। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, प्रस्तुतिकरण दूसरे स्तर में भी दिया हुआ है और पहले स्तर में भी दिया हुआ है। ठीक है, फिर आता है आत्मसातकरण, व्यवस्था, वर्णन। तीसरे चरण की बात करें, चिंतन स्तर आता है। चिंतन स्तर में आपको एक समस्या दी जाती है, समस्या पर चिंतन करते हैं। अब समस्या 2 प्रकार की हो सकती है, या फिर व्यक्तिगत होगी या फिर सामाजिक होगी। इतना सा प्रश्न था। ठीक है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुना कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर उसी कॉन्सेप्ट से, यानी कि इसी कॉन्सेप्ट से अगर दोबारा प्रश्न बनता है ना, तो आप फटाफट से टिक कर दोगे। ठीक है, अब वो स्तर के शिक्षण में शामिल है अन्वेषण, हमने अभी देखा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। कब संभव होगा? शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण। ठीक है, ऑप्शन ए है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। ऑप्शन 2 है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। ऑप्शन तीसरा है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण कब संभव होगा। ऑप्शन ए की बात करें तो कह रहा है 1 और 3 दोनों होंगे, यानी कि पहला और तीसरा दोनों सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि पहला दूसरा सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि सेकंड और थर्ड है। ऑप्शन डी है कि तीनों ही सही। अगर हम फर्स्ट वाले की देखें तो जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े तब प्रभावी विकेंद्रीकरण संभव है। बिल्कुल हाँ, ये भी सही है। और स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, ये भी सही है।
और ऑप्शन ये वाला देखते हैं, तीसरा है अध्यापकों के पास संसाधन हो, हाँ, और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, ये भी सही है। यानी कि हमारा पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। ध्यान से देखिए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कई बार बच्चे गलती करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? एक छात्र पढ़ रहा है और किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया, तो सबसे पहले बताना है कि कौन सी संवेदना छात्र प्रकट करेगा अपनी अनुक्रिया द्वारा। बताइए। ऑप्शन ए है दृष्टि संवेदना, ऑप्शन बी है स्पर्श संवेदना, ऑप्शन सी है ध्वनि संवेदना, या ऑप्शन डी होगा प्रत्यक्ष संवेदना। मैं ऑप्शन डी पढ़ देती हूँ एक बार। देखिए, ऑप्शन डी दे रखा है प्रत्यक्ष संवेदना। ठीक है, आपने देख लिया। बताइए, एक छात्र पढ़ रहा है, ठीक है, अचानक से पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, तो छात्र सबसे पहले उसे कौन सी संवेदना होगी? संवेदना क्या है? मानसिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई आवाज़ लगा रहा है पीछे से, तो सबसे पहले कौन सी संवेदना होगी? हम पहले पीछे मुड़ के उसको देखेंगे या फिर हमारे कानों में उसकी ध्वनि सुनाई देगी? सबसे पहले होगी ऑप्शन सी, यानी कि ध्वनि संवेदना। ठीक है, उसका नाम लेकर अगर किसी ने बुलाया है, तो सबसे पहले छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा ध्वनि संवेदना। ठीक है, इसका आंसर है सी ऑप्शन, ध्वनि संवेदना। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा, देखेगा वो बाद में। पहले सुना, फिर पीछे मुड़ के उसने देखा कि कौन मुझे आवाज़ लगा रहा है, फिर बाद में उसने देखा ना। सबसे पहले तो उसने कानों से सुना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? ध्वनि संवेदना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पियाजे का सिद्धांत। देखिए, प्रश्न नंबर 17 पियाजे के सिद्धांत से ही प्रश्न बना है। ये देख लीजिए कि पियाजे का जो सिद्धांत है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज तो आपको इसका सही आंसर बताना ही होगा। देखिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ठीक है, कौन सी अवस्था है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शन ए होगा 4 से 8 साल तक, ऑप्शन बी होगा जन्म से 2 साल तक, ऑप्शन सी होगा 2 से 7 साल तक, या फिर ऑप्शन डी होगा 5 से 8 साल तक। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पियाजे ने सिद्धांत कौन सा दिया है? कौन सा दिया है? पियाजे के सिद्धांत का नाम क्या था? बताइए। पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4। अब तो आपको याद भी हो गई होंगी। कौन कौन सी? सबसे पहले हम आते हैं संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, उसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, संवेदी, फिर पूर्व, फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो आपसे पूछी है ना प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ये आपकी है दूसरी वाली। कौन सी? सेकेंड स्टेज। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का अगर नाम बदल के आपसे पूछेगा तो यही आएगा। ध्यान से देख लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। प्राक संक्रियात्मक अवस्था देकर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेज की बात हो रही है, एज पूछी है, गलत नहीं होना चाहिए। आंसर होगा 2 से 7 साल तक। कितनी साल? 2 से 7 साल तक। अब हम बात करते हैं ऑप्शन की, जो हम हमेशा से करते हैं, ऑप्शन से भी प्रश्न बनाते हैं। देखिए, 4 से 8 साल तक दे रखा है, जन्म से 2 साल तक है, और डी ऑप्शन दे रखा है कि 5 से 8 साल तक है। ठीक है, अब यहाँ से हम चारों अवस्थाओं की एज पता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एज पता कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ। ये है जीन पियाजे, जिन्होंने सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अवस्थाओं की बात करें तो 4 बताए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। संवेदिक पेशीय अवस्था है, जन्म से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, 2 से 7 वर्ष है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, 7 से लेकर 11 साल तक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, 11 से लेकर 16 साल तक।
ठीक है, आपसे जो पूछी थी वो ये वाली पूछी थी, सेकंड वाली, और आपने बताया था 2 से 7 साल तक, तो बिल्कुल सही बताया। ठीक है, चारों अवस्थाएं बता दी, नाम बता दिया, एज बता दी। अब आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। नोट पूछा है, ध्यान से देखिए। बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑप्शन बी है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेना, ऑप्शन सी है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, या ऑप्शन डी है काल्पनिक भयों का अंत। बात की बाल्यावस्था की बात हो रही है। अगर आप बाल्यावस्था की बात करते हैं तो 6 से 12 साल की मानी जाती है। देखिए, मैं आपको कोई मनोवैज्ञानिक के अनुसार नहीं बता रही हूँ, कॉमन वर्गीकरण है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर आप बात की बाल्यावस्था की बात करते हैं तो ये 9 से 12 साल तक ही मानी जाएगी। ठीक है, बात की बाल्यावस्था में बच्चा भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ नहीं करता है, ये किशोरावस्था की विशेषता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। आगे आप तीनों ऑप्शन देख लीजिए, ये तीनों ही बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करें तो विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेता है, बिल्कुल सही है। बच्चा बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, यानी कि बच्चा जैसे जैसे बाल्यावस्था में आता है, 9 से 12 साल की एज की बात हो रही है, तो 9 से 12 साल में उसकी तार्किक शक्ति भी बढ़ने लगती है। अगर आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा है प्याजे का, काल्पनिक भयों का अंत भी होने लगता है। तो ऑप्शन बी और सी और डी सही हैं। ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी, सी, डी सही है। नोट पूछा था तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए ये देखिए, आपसे सिद्धांत का नाम पूछा है, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। भाषा विकास से कौन से मनोवैज्ञानिक संबंध है। ठीक है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। ऑप्शन ए है पावलोव, ऑप्शन बी है बिने, ऑप्शन सी है चॉम्स्की, या ऑप्शन डी है मास्लो। ठीक है, मैस्लो होता है वैसे तो, मास्लो कहीं भी लिखा होता है। ठीक है, भाषा विकास से कौन से मनोवैज्ञानिक संबंध हैं, बताइए। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगर हम भाषा विकास के सिद्धांत की बात करें तो जो भाषा विकास का सिद्धांत है वो दिया है चॉम्स्की ने। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, आपको ये बिल्कुल याद रखना है। यहाँ देखिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट, हमें हमारा आंसर मिल गया। भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया है, जो भाषा विकास से जो मनोवैज्ञानिक संबंध है वो है चॉम्स्की। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ए की। यहाँ देखिए, ऑप्शन ए क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि पावलोव ने कोई भाषा विकास का सिद्धांत नहीं दिया है। पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया है, बताइए कौन सा दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किस पर प्रयोग किया था, एक कुत्ते पर प्रयोग करके बताया था अधिगम किस प्रकार से होता है। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसलिए यह जो ऑप्शन ए है यह सही नहीं हुआ है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, बिने क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बिने ने एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। कब किया था, 1905 में। ये भाषा विकास से संबंध नहीं है, 1905। ठीक है, ऑप्शन बी भी नहीं हुआ, ऑप्शन ए भी नहीं हुआ, दोनों गलत हो गए थे, इसलिए हमने ऑप्शन सी चेक किया और वही हमारा आंसर था। भाषा विकास से जो मनोवैज्ञानिक संबंध है वो है चॉम्स्की। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्शन डी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैस्लो ने जो सिद्धांत दिया था अभिप्रेरणा का आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अभिप्रेरणा का आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, इसलिए मैस्लो भी नहीं हुआ। मैस्लो ने यह सिद्धांत जो दिया है वो दिया है आवश्यकता का सिद्धांत। भाषा विकास से संबंध नहीं है, जो संबंध है वो है चॉम्स्की। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्यों सही हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी सारे सिद्धांत के नाम भी आपको याद हो गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम बताना है, बहुत ही आसान प्रश्न है।
मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल सही बताएंगे, इसका आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? संज्ञानात्मक अधिगम, ऑप्शन बी है अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि या मूल, ऑप्शन सी है संकेत अधिगम या ऑप्शन डी है स्थान अधिगम। बताइए थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? सीधे सीधे आपसे थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम ही पूछा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। किस पर प्रयोग किया था? तो बिल्ली पर किया था, ठीक है। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपका थॉर्नडाइक से कोई भी प्रश्न यदि पूछा जाता है तो गलत ना हो। यहाँ देखिए, हम जब ये तैयारी करते हैं तो ये नहीं करते कि हम लोगों ने मतलब ऑप्शन टिक कर दिया और हमें आ गया, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ। थॉर्नडाइक से ये भी प्रश्न बनता है कि थॉर्नडाइक के अधिगम के या सीखने के नियम कौन कौन से हैं। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, जितना इम्पोर्टेंट मैं बोलूँ शायद उतना कम है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है। मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो सुनते जाइए। सबसे पहले जो मुख्य नियम दिए हैं वो 3 दिए हैं। कौन कौन से नियम? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ठीक है। कौन कौन से? तत्परता का नियम, फिर अभ्यास का नियम, फिर प्रभाव का नियम, फिर दिए हैं गौड़ नियम, ठीक है। पहले मुख्य नियम आ गए, मुख्य नियम 3 हो गए, ठीक है। 3 नियम हो गए मुख्य, फिर उसके बाद 5 गौड़ नियम। कौन कौन से? ध्यान से सुनिए। बहु प्रतिक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम या तत्वों की पूर्व सामर्थ्य। ये याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं है, इतना ही याद रख लीजिए, आंशिक क्रिया का नियम, तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 4th है समानता का नियम, और ऑप्शन जो नेक्स्ट है 5th है साहचर्य परिवर्तन का नियम। 5 याद हो गए। मुख्य नियम 3 ही है, वो तो आसान है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, 5 गौड़ नियम है, ठीक है। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम, ठीक है। आगे मैं आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस कराती जाऊंगी ना, आपको ये भी याद हो जाएंगे। गौड़ नियम आसान है, आपको मैं याद करवा दूंगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न था कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? हमने आंसर बता दिया, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। थॉर्नडाइक के बारे में सारी जानकारी भी मैंने आपको दे दी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे के प्रश्न मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।